हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बात करता हूँ मैक्सिमम फोर्स इफ अप्लाइड बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। इफ का कितना मैक्सिमम वैल्यू दिया जाए कि दोनों जो ब्लॉक है वो साथ चले, एक साथ चले। ये जो सरफेस है, बड़ा वाला ब्लॉक और स्मॉल ब्लॉक के बीच का जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। ग्राउंड और बड़े वाला जो ब्लॉक है उसका सरफेस स्मूथ है। तो इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसको डिस्टर्ब करने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये तो इधर चलेगा। अब सवाल ये है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो बहुत कम फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है ये साथ चले, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स, तो स्यूडो फोर्स ये कहाँ चला जाएगा? पीछे। आपने स्यूडो फोर्स का नाम सुना है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है और न्यूटन सेकेंड लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब कि अगर फोर्स आप इधर लगाएंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी है पीछे जाने की। तो जब ये पीछे जाएगा इसके रिस्पेक्ट में तो साथ तो नहीं चला, तो हम कितना फोर्स लगा सकते हैं? मतलब कि 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, अप टू एक ऐसा वैल्यूज जिस पे ये साथ चले, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू अगर हम कर दिए फोर्स का तो ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो उससे पहले जो वैल्यूज मिलेगी वही उसका मैक्सिमम वैल्यूज होगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें, कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो सबसे पहले इसका हम लोग फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो स्मॉल एम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्मॉल एम, यहाँ पे हो गया एम जी, यहाँ पे नॉर्मल। ये जो नॉर्मल फोर्स है वो बड़े वाले ब्लॉक की वजह से छोटे वाले ब्लॉक पे ऊपर की दिशा में, और ये जो है फोर्स वो ग्रेविटी के द्वारा एम जी फोर्स डाउनवर्ड। अब ये जो है ब्लॉक ये इधर जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन भी किधर होगी? इधर होगी। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ये सवाल है। जनरली आपको ये मालूम है कि जिधर फ्रिक्शन फोर्स लगती है वो एक्सेलरेशन के या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये ब्लॉक जाएगी इधर, तो इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी वो इधर की तरफ होगी, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो टेंडेंसी के बिल्कुल अपोजिट लगता है, टेंडेंसी के बिल्कुल अपोजिट। तो टेंडेंसी इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगी? इधर हो जाएगी। ये समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैं क्या किया, मैं देखा कि इस पे फोर्स इधर लग रही है तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी इधर हो गई है, और टेंडेंसी के अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी इधर है, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो बिल्कुल इधर लगेगी। क्लियर? मैं यही बात लिखते हैं, सिंपल। अब न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से अगर बात करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको क्या लिखेंगे? म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब ऐसा म्यू तो रहेगा, एन, एन इज द नॉर्मल फोर्स, द वैल्यूज ऑफ एन is equal to weight force. This is the weight force. So now mg equal to m into a. This is m, this is m. A equal to mu into g. This is the acceleration of block this, yeah, this. Both block will move together, so acceleration will be same. This is this. Okay. अब हमको acceleration पता चल गया, तो मैं चाहता हूं कि ये मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें। ओके, तो आप क्या करेंगे कि इस वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब कि फोर्स डायग्राम बनाएंगे। दिस इज कैपिटल एम, ओके, दिस इज एफ। और आप ये जानते हैं कि अगर इस ब्लॉक पे इसके द्वारा फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगा है, इस ब्लॉक के द्वारा इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स मतलब आगे, तो इस ब्लॉक के द्वारा इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होगा पीछे, और वैल्यू कितनी होगी? सेम, है ना? ये फ्रिक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट आपको ये मालूम है। तो अब क्या करेंगे कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे दिखाएंगे वो क्या लगेगा बच्चों? स्मॉल एफ, और यहां पर क्या होगी? कैपिटल एम इंटू जी, कैपिटल एम इंटू जी। और क्या है कि इस ब्लॉक के द्वारा इस पे नॉर्मल फोर्स कहां था? ऊपर की तरफ था, तो इस ब्लॉक के द्वारा इस पे जो वही फोर्स होगा वो डाउनवर्ड होगा। दिस इज स्मॉल एम। और इस ग्राउंड के द्वारा जो इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स होगी वो सीधे ऊपर होगी, वो अलग नॉर्मल फोर्स होगी, कैपिटल N1। लेकिन हमको तो इस बात से कोई मतलब नहीं है ना, उधर की मोशन से हमको कोई मतलब है ही नहीं, हमको तो इसकी मोशन, हमको तो इधर है, इधर की बात करना है। फिर न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ की बात क्या करेंगे कि नेट फोर्स, दो फोर्स है, तो नेट
फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। तो नेट में ये वाली फोर्स बड़ी है और ये वाली क्या है, छोटी है। तो क्या होगा, बड़ी फोर्स में से छोटी वाली फोर्स को सब्ट्रैक्ट करके M इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। इसकी वैल्यू आपको पता है क्या, इसकी वैल्यू F म्यू इंटू एन, मतलब कि म्यू इंटू एम जी। तो आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल F माइनस म्यू इंटू एन इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, कैपिटल M माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। तो कैपिटल M इक्वल टू म्यू एम जी प्लस कैपिटल M इंटू ए और ए इक्वल टू म्यू इंटू जी। अगेन म्यू एम जी प्लस कैपिटल M इंटू म्यू इंटू जी। F इक्वल टू म्यू इंटू जी स्मॉल m प्लस कैपिटल M। This is the maximum force on bigger block for both block moves together। ये क्वेश्चन कई बार आपको ऐसे ही पूछता है, ऐसे ब्लॉक दे देगा 2 kg 4 kg 0.2, म्यू का वैल्यू 0.2 और बोलेगा कि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बताओ जिसमें दोनों ब्लॉक सेम चलेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे रिजल्ट इस तरह का याद रखते हैं और क्या करेंगे 2 kg प्लस 4 kg 0.2 इंटू 10 आंसर। आपको समझ में आया, एकदम सिंपल। अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग फोर्स डायग्राम आप लिखो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लिखे हो। जैसे मैं क्या किया कि पहले अलग अलग फोर्स डायग्राम लिख दिया अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, नॉर्मल फोर्स ऊपर, वेट फोर्स नीचे, और ब्लॉक की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी इधर है लेकिन जा नहीं रहा है, इसी के साथ इधर जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसमें एफ बराबर एम ए कर दिया और फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। फिर सेकेंड ब्लॉक का हमने क्या किया, फोर्स डायग्राम लिखा। इस फोर्स से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं बात करूंगा इधर की कि मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स डायग्राम लिख दिया, आंसर। क्लियर? चैनल पर नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं। थैंक यू।